नमस्कार, लोक स्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने का भाजपा पर आरोप। बिलासपुर में गरजे कांग्रेस के दिग्गज नेता। 1 घंटे में निगम ने की 13 दुकानें सील, लाखों का किराया बाकी, नोटिस का नहीं दिया जवाब। और बिलासा कॉलेज से छीना मैदान, पिंक ग्राउंड में खेलने 2 घंटे की मंजूरी, छात्राओं को नामंजूर। तो ये थी सुर्खियां। अब खबरें विस्तार से। कांग्रेस पार्टी वोट चोरी को लेकर देश भर में हमले कर रही है। लगातार भाजपा और चुनाव आयोग पर वोट चोरी कर लोकतंत्र को बदनाम करने का आरोप लगाया जा रहा है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर कांग्रेस के द्वारा मंगलवार को बिलासपुर में वोट चोर गद्दी छोड़ राज्य स्तरीय आम सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट, कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैद सहित सभी वरिष्ठ नेता मंच पर मौजूद थे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के प्रभारी और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव सचिन पायलट ने मौजूद जनता को संबोधित करते हुए चुनाव प्रक्रिया में आए बदलावों पर सवाल उठाते हुए कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन में प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते थे। अब मुख्य न्यायाधीश को हटाकर गृह मंत्री को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, वोट की चोरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बिहार में नाम काटे जा रहे हैं और सीसीटीवी फुटेज 45 दिन में नष्ट कर देना प्रक्रिया पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। प्रदेश में जाकर हस्ताक्षर अभियान करेंगे, दबाव बनाएंगे, लाखों करोड़ों हस्ताक्षर इकट्ठे कर बोलेंगे कि देश की जनता चाहती है चुनाव हो, निष्पक्ष हो, पारदर्शी हो, जो जीतेगा सो जीतेगा, हारेगा सो हारेगा, लेकिन वोट की चोरी, निर्वाचन आयोग को दबाव में काम कराना। और साथियों, मैं तो निर्वाचन आयोग को दोष नहीं देता जिन्होंने उनको नौकरी पर लगाया है, जो उनके आका बैठे हुए हैं। क्या प्रेस कॉन्फ्रेंस करी निर्वाचन आयोग के मुखिया ने कहा, सीसीटीवी जो फुटेज है वो जनता को नहीं दिखा सकते। जीएसटी में टैक्स कटौती को लेकर मंगलवार को मुंगेली में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। पूर्व विधायक और प्रदेश भाजपा महामंत्री नवीन मार्कंडेय ने रेस्ट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में जीएसटी टैक्स में कटौती की घोषणा की है, जो निश्चित तौर पर देश की जनता के लिए एक बड़ा तोहफा है। जीएसटी दरों में कटौती करना एक ऐतिहासिक निर्णय है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और आम जनता को राहत मिलेगी। जीएसटी कटौती से आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कम होंगी, जिससे आम आदमी का जीवन आसान होगा और उनकी क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे क्षेत्र की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। 22 तारीख से सितंबर में इसी महीने 22 तारीख से लागू हो जाएगा। और जो 40% के जो स्लैब था और जो 28% का स्लैब था, जो 12% का स्लैब था, ये एक तरह से समाप्त हो गया है और केवल 5% और 18% का स्लैब चलेगा। बहुत सारे वस्तु 0% स्लैब में आ गए हैं। मुंगेली एनएचएम के अधिकारी कर्मचारी विगत 23 दिनों से लगातार आगर क्लब में बीते 10 दिनों से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। अपनी मांगों की अनदेखी से नाराज कर्मचारियों ने आगर नदी में उतरकर जल सत्याग्रह आंदोलन किया। इस दौरान उनके जिला अध्यक्ष पवन निर्मलकर ने बताया कि लगातार 23 दिनों से 16,000 कर्मचारी हड़ताल पर हैं। उनकी 10 सूत्रीय मांगों पर कोई पहल अब तक सामने नहीं आई, महज आश्वासन दिया जा रहा है, जिसको लेकर नगर के आगर नदी में एनएचएम के अधिकारी कर्मचारी परिवार के साथ जल सत्याग्रह आंदोलन किए। उनका कहना है कि अगर सरकार इसी तरह उन्हें नजरअंदाज करती है तो प्रदेश भर में उग्र आंदोलन किया जाएगा। जो आज हम लोग अनिश्चितकालीन 18 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल में बैठे हैं, जो आज 23 दिन हो गए हैं हम सभी को हड़ताल में आए हुए, और सरकार हमारी एक भी बात को नहीं मान रही है, जो हमारी 10 सूत्री मांगे हैं उसमें से। तो इसलिए हमें मजबूरन जल सत्याग्रह में आना पड़ रहा है और सब लोग जितने एनएचएम परिवार हैं सभी लोग यहाँ जल समाधि ले रहे हैं और हमारी मांगे को पूरी नहीं करी है सरकार। नगर निगम ने शहर के 2 बाजारों में 13 दुकानें सील कर दिया। इनके संचालकों पर किराए का 20 लाख से ज्यादा बकाया है। कई बार नोटिस दिया गया, लेकिन जब जवाब नहीं मिला तो यह कार्यवाही की गई। अभियंता, बाजार विभाग के प्रभारी, अतिक्रमण दस्ते के सदस्यों वाले नगर निगम के अमले को देखते ही बृहस्पति बाजार में हलचल हुई। कई संचालक अपनी दुकानों से बाहर आकर माजरा जानने की कोशिश कर रहे थे।
पूरी तैयारी से आए अधिकारी कर्मचारियों ने तत्काल कार्यवाही करते हुए 3 दुकानों को सील कर दिया। इनमें 2 दुकानों में सामान रखा था। संचालक मोबाइल पर इधर उधर बात करते दिखे, लेकिन मौजूद अमले के आगे उनकी एक नहीं चली। बताया जाता है इन दुकानदारों पर किराए का 90,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक बकाया है। कई बार नोटिस मिलने पर भी कोई जवाब नहीं आया, तब नगर निगम को इन दुकानों को सील करने का कड़ा कदम उठाना पड़ा। इसी तरह इस दल ने नेहरू नगर गणेश चौक के पास महिला समृद्धि बाजार की 10 दुकानें सील कर दी। इनके संचालकों ने कई साल हुए किराया जमा नहीं किया है। आज 10 दुकान था जो हमारा महिला समृद्धि बाजार का, इन लोगों को भी 3-3 नोटिस जारी किया गया कि आप राशि जमा कर दीजिए किराए की, जो जमा नहीं किया जा रहा, जो काफ़ी हो चुका था। और ये बृहस्पति बाजार में भी जो दुकान है, यहाँ पे 36 दुकान, इसमें 3 दुकान जो हैं ये जमुना, शालिग्राम और एक रजनी गुप्ता, इन लोगों को भी लगातार नोटिस जारी किया गया। इन लोगों ने राशि जमा नहीं की, ना ही किसी प्रकार का कोई पत्राचार किया गया। तो आज आयुक्त महोदय के आदेशानुसार इन दुकानों को सील किया जा रहा है। इनमें से कुछ ने तो आवंटन के बाद से अब तक किराया ही नहीं दिया है। 10 संचालकों से नगर निगम को 16 लाख रुपए से ज्यादा लेना है। एक ही दिन में 13 दुकानों को अपने कब्जे में लेकर नगर निगम ने बकायादारों को सख्ते में डाल दिया है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। साप्ताहिक टीएल बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि वन अधिकारी पट्टे की भूमि का नामांतरण और बंटवारा भी राजस्व भूमि की तरह हो सकेगा। राज्य शासन से इस संबंध में मिले दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिकारी इस तरह के लंबित सभी प्रकरणों का तेजी से निराकरण करें। कलेक्टर ने साफ कहा कि निर्धारित मूल्य से ज्यादा किसी भी खाद की बाजार में बिक्री करने पर सख्त कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को इस पर सतत निगरानी रखने और छापामार कार्यवाही जारी रखने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने युक्तियुक्तकरण के बाद नए स्कूल में ज्वाइनिंग नहीं देने वाले शिक्षकों के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा, बच्चों की पढ़ाई सर्वोपरि है, इसे प्रभावित होने नहीं दिया जाएगा। उन्होंने आंगनबाड़ी और स्कूलों का नियमित परीक्षण और गुणवत्ता बढ़ाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि अज्ञात वाहनों की दुर्घटना से किसी व्यक्ति की मौत हो जाने पर पीड़ित परिवार को 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। इस तरह के प्रकरणों की जानकारी देने पुलिस और एसडीएम से कहा ताकि योजना का लाभ दिलाया जा सके। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने मंगलवार को जनदर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी और अधिकारियों को त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए। जनदर्शन में दूर दराज से आए ग्रामीणों ने अपनी फरियादें कलेक्टर को सौंपी। ग्राम हरदी की सीमा केवट ने तालाब लीज में गड़बड़ी की शिकायत की, जिस पर कलेक्टर ने मत्स्य पालन विभाग को जांच का निर्देश दिया। कोटा की छात्रा सुनीता पैकरा ने छात्रावास प्रवेश के लिए आवेदन दिया, तो वहीं डगनिया खैरा के रोशन ने विकलांग प्रमाण पत्र नहीं मिलने की शिकायत रखी। ग्राम सेंद्री के अमित कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त जारी करने की मांग की, जबकि बिलासपुर निवासी मधु टंडन ने पति की मृत्यु उपरांत अनुदान राशि नहीं मिलने की समस्या बताई। कलेक्टर ने सभी आवेदनों को संबंधित विभागों को सौंपते हुए शीघ्र समाधान के निर्देश दिए। शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय की छात्राओं ने पिंक ग्राउंड को बंद करने के निर्णय पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। छात्राओं का कहना है कि यह मैदान शुरुआत से ही जीडीसी कॉलेज और नगर निगम के अंतर्गत बनवाया गया था, ताकि महाविद्यालय की छात्राएं खेलकूद और अन्य गतिविधियों के लिए इसका उपयोग कर सके। लंबे समय से छात्राएं यहां अभ्यास करती आ रही थी, लेकिन अब अचानक से इस पर पाबंदी लगा दी गई है। छात्राओं ने बताया कि नगर निगम की ओर से यह कह दिया गया है कि अब वे केवल 2 घंटे ही पिंक ग्राउंड का उपयोग कर पाएंगी। इतना ही नहीं, यदि निगम का कोई कार्यक्रम होता है तो उस दौरान छात्राओं को स्टेडियम में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्राओं ने नाराजगी जताते हुए कहा कि वे लंबे समय से पिंक ग्राउंड का उपयोग कर रही थी और अचानक इस तरह का प्रतिबंध उनके साथ अन्याय है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि पिंक ग्राउंड छात्राओं की सुविधा के लिए बनाया गया था और अब इसका उपयोग उनसे छीनना गलत है। मांग को लेकर छात्राओं ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। हम लोग बिलासा गर्ल्स कॉलेज की खेल एवं युवा कल्याण और खेल विभाग की छात्राएं हैं। हम लोग अपनी समस्या लेके आए हैं क्योंकि हमारे जो कॉलेज है बिलासा कॉलेज, उसमें जो पिंक ग्राउंड बना है, जो हमारे बिलासा कॉलेज और नगर निगम दोनों के अंतर्गत आता है,
उसको जब बनवाया गया था तब वहाँ पे हमको बोला गया था कि हम बच्चे जो वहाँ गर्ल्स कॉलेज की जो छात्राएं हैं वो खेल सकती है, लेकिन अब हमको खेलने नहीं दिया जा रहा है। बिलासा कन्या महाविद्यालय में 25-30 वर्ष पूर्व पढ़कर पास आउट छात्राओं का एलुमनी मीट आयोजित किया जा रहा है। अब ये छात्राएं उम्रदराज हो चुकी हैं। बहुत सी छात्राएं देश दुनिया में यहाँ का नाम रोशन कर रही हैं। संभाग के सबसे बड़े बिलासा कन्या महाविद्यालय में एलुमनी मीट यानी पुनर्मिलन समारोह की तैयारियां जोर शोर से शुरू हो गई है। इसकी शुरुआत 25 से 30 साल पूर्व यहां पास आउट छात्राओं ने की थी। अब वे उम्रदराज, गृहिणियां और प्रशासन में उच्च पदों पर आसीन है। इनमें से 1 दर्जन से ज़्यादा विदेशों में नाम रोशन कर रही हैं। बिलासा कन्या महाविद्यालय से पढ़कर निकली छात्राएं पूरे देश में है। ये एक्चुअली क्या है, एक कन्या महाविद्यालय प्रदेश का बहुत बड़ा महाविद्यालय है और इस महाविद्यालय से जो भी बच्चियां अध्ययन करती हैं वो काफ़ी कंपटीशन के बीच प्रवेश पाती हैं, क्योंकि इस महाविद्यालय की अपनी एक कल्चर है और कल्चर में रहकर हर बच्चियां जो है यहाँ एक अच्छे हेल्दी माहौल में अध्ययन की रहती हैं। तो उनको ये ध्यान में रहता है जहाँ भी हमने पढ़ी हैं तो कम से कम वहाँ जाके देखें कि वहाँ का वातावरण आज के परिवेश में किस तरह से बदलाव हुआ है। तो इस उत्साह के साथ वो आती हैं और ये सब हमारे एलुमनी के सदस्य हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हम नेक में जो है इनके मार्गदर्शन को जो भी चेंज करना चाहती हैं उसको हम नेक में प्रस्तुत करते हैं। इस पूर्व छात्राओं को छात्र जीवन का स्वर्णकाल कॉलेज में खींचकर ले आता है। इस एहसास को वही महसूस कर पाते हैं जिन्होंने यहाँ की शिक्षा की बदौलत देश दुनिया अपना नाम कमा रही है। एलुमनी मीट के आधार पर नैक की टीम विद्यालयों को रैंक देती है, इसलिए छात्राओं के पुनर्मिलन समारोह का विशेष महत्व है। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। शहर की मिठास घोलने वाली उर्दू भाषा का स्वाद फीका पड़ता जा रहा है। सियासी तौर पर तहजीब की इस भाषा को एक वर्ग विशेष से जोड़ दिया गया है, लेकिन नई शिक्षा नीति ने भाषाई दीवार को ढहा दिया है। अब उनके घरों में हिंदी बोली जाती है, वे भी उर्दू पढ़ रही हैं। उर्दू भाषा को भी अब सियासत करने वालों ने किसी एक मजहब से जोड़ दिया है। मौका परस्ती की रोटी सेकने के लिए भाषा के आधार पर उन्हें दरकिनार कर दिया है। लेकिन नई शिक्षा नीति ने भाषाई हदबंदियों की दीवारें गिरते हुए उर्दू शिक्षा के द्वार सभी वर्गों के लिए खोल दिए हैं, जिसमें मिर्जा गालिब, अल्लामा इकबाल से लेकर मीर तक की नज्म और गज़लें पढ़ाई जा रही हैं। ऐसे भी हमारे पास में बच्चे हैं सर, मैं एकदम फख्र से बताती हूँ कि सिर्फ मुस्लिम बच्चे ही हमारे यहाँ उर्दू नहीं पढ़ते हैं। एनईपी के तहत हम लोग बच्चों को हिंदी में उर्दू पढ़ाते हैं, जैसे कि कुछ अलीफ से शुरू करके ये तक का कई बच्चे ऐसे हैं जिनके माहौल में उर्दू है ही नहीं। मुस्लिम भी बच्चियाँ ऐसी कुछ हैं जिनके घर में हिंदी बोली जाती है, उर्दू के अल्फाज बहुत कम है, जिनको जे और जीम का फ़र्क नहीं है। अक्सर देखा जाता है कि लोग तराजू बोलते हैं, तराजू नहीं बोलते, शक्कर बोलते हैं, शक्कर नहीं बोलते हैं। तो हमारी यही कोशिश है कि हम उनको तहजीब सिखाएं। बिलासा कन्या महाविद्यालय में उर्दू की ऐसी छात्राएं हैं जिनके घरों में हिंदी बोली जाती है। उर्दू किसी वर्ग विशेष की नहीं, तहजीब की भाषा है, जिसके उच्चारण नफासत से भरे हैं, जिनके शब्दों में शहद सी मिठास है। मगर यह विडंबना है कि समाज में तहजीब की भाषा अपना स्थान खोती जा रही है। इसके स्थान पर तलखी भरे अल्फाज लोगों के जहन और जुबान पर आ गए हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। मिजोरम की राजधानी आइजोल आखिरकार देश के रेलवे मानचित्र पर दर्ज हो गया। यह रेल लाइन सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं, बल्कि पर्यटन, पढ़ाई और रोजगार के नए रास्ते खोलने वाली परियोजना है। राज्य के लोगों का कहना है कि यह कनेक्टिविटी उनके जीवन को आसान बनाएगी। हरी भरी पहाड़ियों और गहरी घाटियों के बीच बने इस रेल लाइन को तैयार करने में इंजीनियरों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। 153 पुल, 45 सुरंगें और कई ओवरब्रिज बनाकर इस सपने को हकीकत में बदला गया है। अब जब ट्रेन आइजोल तक पहुंचेगी तो न सिर्फ लोग बल्कि कारोबार और टूरिज्म भी नई उड़ान भरेंगे। स्थानीय निवासियों का कहना है कि हम बहुत खुश हैं, क्योंकि अब सिर्फ आर्थिक तौर पर ही नहीं बल्कि सफ़र में भी आसानी होगी।
पहले सड़क और फ्लाइट ही विकल्प थे जो महंगे और मुश्किल थे। ट्रेन चलने से अब ऊंची कीमतें कम होंगी। रेलवे कनेक्टिविटी युवाओं और छात्रों के लिए भी बड़ी राहत साबित होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स राज्य से बाहर पढ़ाई करने जाते हैं। पहले फ्लाइट पर खर्च बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब ट्रेन से सफ़र सस्ता और आसान होगा। युवाओं के लिए यह बहुत मददगार है। रेलवे से टूरिज्म बढ़ेगा, रोजगार के अवसर आएंगे और स्पोर्ट्स में कैरियर बनाने वालों के लिए भी फायदा होगा। यह मिजोरम के लिए एक ऐतिहासिक बदलाव है। For the first time ever, we're going to have railway here in Mizoram, and we believe that this is going to boost our economy. And not only that, but it will help us, for easier travel to other states and lesser expenditure spent on transportation of goods. So I believe that it's going to boost our economy and bring a lot of development in the state. सर हमने पहले बार रेल देखा है, मतलब भैरवी में तो था, मगर इधर तक आइजोल का ब्रिज तक अभी ये पहले बार है। और तो इसका मतलब है कि बारिश बहुत है हमारा स्टेट में, तो ये रोड वेज बहुत खराब होता है। तो अभी तो वो डिफिकल्टी अभी हटा देगा ये रेलवे ने। अल्टरनेटिव रूट अभी आ चुका है। इसका मतलब है कि अल्टरनेटिव रूट ऑफ ट्रांसपोर्ट बना यहाँ के लिए बहुत बेनिफिशियल है मिजोरम के लिए, और इससे टूरिज्म बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट भी, स्पोर्ट्स एंड अ लॉट, एंड देन और यूथ के लिए भी, एंड देन sports. And we want to thank the government of India for after 13th Prime Minister, we have the one railway now. It will not only benefit Mizoram, but it will also benefit the Northeast as well. So we want to thank the government of India for it. पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम यानी IRCTC और मिजोरम सरकार के बीच समझौता भी किया गया है। इसके तहत यहाँ खास पैकेज बनाए जाएंगे जिससे देश भर के पर्यटक मिजोरम की खूबसूरती को करीब से देख सकेंगे। अगर सिलचर में जाना है तो बाय रोड 7 घंटे लगते हैं, और ये परियोजना देश को लोकार्पण होने के बाद जब यहाँ पे ट्रेन चलेगी तो ये हार्डली 3 घंटे लेगी, तो ट्रांसपोर्ट में कम हो जाएगा। और अभी अगर सेफ जर्नी चाहते हैं आप और सेफ और जल्दी से चाहते हैं तो एक एयर ट्रैफिक है, प्लेन से आ सकते हैं, लेकिन वो एक्सपेंसिव है। और हम उसको कंपेयर करेंगे हमारे ट्रेन के साथ, तो ट्रेन की जो टिकट्स वगैरह है वो उसके कंपैरेटिवली बहुत सस्ते रहते हैं। इसके बाद रेल सेवा सेफ है, रिलायबल है, और ये जो रेल सेवा है ये बनाई गई ऑल वेदर कनेक्टिविटी के लिए। यहाँ पे जो यहाँ का कला संस्कृति है, जो मिजो रहन सहन है, उसको यहाँ दर्शाया गया है, जो गांव का जीवन किस प्रकार होता है, ताकि जो पर्यटक अलग अलग जगहों से आएंगे वो रेल के सफर के दौरान यहाँ का संस्कृति का एक झलक उनको मिल पाएंगी इन टनलों के सामने किया हुआ आर्ट के जरिए। जो यहाँ के लोग हैं, स्थानीय बासिंदा है, वो लोग देश के अलग अलग भागों में जा पाएंगे बहुत आसानी से, कम समय में और सुरक्षित तरीके से वो पहुँच पाएंगे। साथ ही साथ जो अलग जगहों से पर्यटक यहाँ पे आएंगे, क्योंकि ये प्राकृतिक सौंदर्य से भरा हुआ है पूरा मिजोरम जो राज्य है, और वहाँ पर्यटक जो आएंगे यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद उठाने के लिए, तो इससे यहाँ का जो लोकल इकोनॉमी है उसको भी बूस्ट मिलेगा। तो स्थानीय नागरिकों से लेकर छात्र युवा तक सब मान रहे हैं कि यह रेल लाइन मिजोरम के भविष्य को नई दिशा देगी। सिटी की आवाज के साथ ट्रेन विकास, पर्यटन और रोजगार के सफर पर चलने तैयार है। लोकस्वर के लिए भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। अब बस स्टैंड की राम रसोई में ऐसे भी सहृदयी लोग आने लगे हैं जो अपने पूर्वजों की याद में रसोई में अपना योगदान कर रहे हैं। मंगलवार को एक दानदाता ने सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में भोजन कराया। ऐसे लोग नर को ही नारायण मानते हैं। बस स्टैंड की राम रसोई में मंगलवार को किसी सहृदय दानदाता ने सभी जरूरतमंदों को मुफ्त में भरपेट भोजन कराया। लोगों के विचार में नर को ही नारायण मानकर भोजन की सेवा शुरू की जा रही है। अध्यात्म में अन्न को ही पुण्य ब्रह्म कहा गया है। यहाँ भोजन की टेबल पर सभी उम्र के लोग शामिल हैं। यहाँ सेवा करने के लिए बड़े घरों की माताएं बहनें आ रही हैं। श्रद्धालु आते हैं, सबके लिए रियायती है, 10 रुपये में थाली मिलता है। और वैसे जो रसीद कटाता है और फ्री करता है, जैसे 101 थाली, तो ये आज जैसे पूरा फ्री चल रहा है। कल किसी ने कटाया था, आज उनके तरफ से पूरा फ्री चल रहा है। प्रतिदिन यहाँ 300 लोगों के लिए
रियायती दर पर भोजन उपलब्ध कराया जाता है। मंगलवार को रसोई में दाल, चावल, रोटी, सब्जी, सलाद, फल, अचार परोसा गया। यहाँ जन्मदिन, वैवाहिक वर्षगांठ और दूसरे उत्सव मनाने के लिए लोग यहाँ की रसोई में अपना योगदान देने लगे हैं। कैमरा पर्सन जयेंद्र गोले के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर यूनिफाइड कमांड की अहम बैठक हो रही है। नया रायपुर के न्यू सर्किट हाउस में हो रही बैठक में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए हैं। इसमें राज्य के गृह मंत्री विजय शर्मा, मुख्य सचिव अमिताभ जैन और गृह विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं। इसके साथ ही केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, आईटीबीपी, बीएसएफ, एसबी, सीआईएसएफ के अधिकारी, भारतीय वायुसेना और छत्तीसगढ़ पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी इस बैठक का हिस्सा बने हैं। बैठक में नक्सल उन्मूलन की रणनीति पर चर्चा के साथ ही बस्तर के विकास कार्यों की रूपरेखा भी विचार किया जाएगा। यानी नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा और विकास दोनों मोर्चों पर बड़ा निर्णय लेने की तैयारी है। रायपुर जिले के तिल्दा नेवरा विकासखंड के रायखेड़ा गांव के गौठान में कई मवेशियों की मौत हो गई है। ग्रामीणों का आरोप है कि मशरूम फैक्ट्री का अपशिष्ट गौठान में डलवाया गया था, जिसे खाने से आधा दर्जन से ज्यादा गौवंशों की मौत हो गई। इस पूरे मामले में सरपंच पर कचरा डलवाने के गंभीर आरोप लगे हैं। विरोध का वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आया है। गाँव में लगातार हो रही गौवंश मौतों से तनाव का माहौल है। आपको बता दें कि इससे पहले भी इसी मशरूम फैक्ट्री पर मजदूरों को बंधक बनाने जैसे आरोप लग चुके हैं। फिलहाल ग्रामीण दोषियों पर कार्यवाही की मांग कर रहे हैं। तेलीबांधा इलाके में देर रात ऑटो पार्ट्स की दुकान में भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल की मदद से 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। जीवन विहार कॉलोनी स्थित छोटू ऑटो पार्ट्स सेंटर में देर रात करीब 11 बजे अचानक आग भड़क गई। आग इतनी भीषण थी कि पूरी दुकान देखते ही देखते जलकर राख हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर आग पर वक्त रहते काबू नहीं पाया जाता तो यह हादसा आसपास की दुकानों और मकानों तक फैल सकता था। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई।